हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग EMRS एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सभी इम्पॉर्टेंट PYQs को डिस्कस कर रहे हैं जो भी NVS KVS और DSSB में आए हुए हैं। तो इसके पहले हम लोग हिस्ट्री के सभी इम्पॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं जो भी NVS KVS या फिर DSSB में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जिसमें है पहला है हड़प्पा स्थल। ये कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है, तो ये है रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, ये भी याद रखिएगा। और इसका उत्खनन किया गया था कब, ये किया गया था 1921 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और ये है कहाँ पर हड़प्पा, तो ये भारत में नहीं है, ये है पाकिस्तान में, जो है पंजाब पाकिस्तान में, वहाँ पे मोंटगोमरी ज़िले में है हड़प्पा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो ये कहाँ पर है, ये है सिंधु नदी के दाएं तट पर। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और इसकी खोज की गई थी, मतलब इसका उत्खनन किया गया था 1922 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था RD बनर्जी के द्वारा, मतलब कि राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये है कहाँ पे, तो ये भी पाकिस्तान में है और ये सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था NVS के एग्जाम में, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सूतकांगे डोर की। ये कहाँ पर है, ये है दाश्क नदी पर और इसका उत्खनन किया गया था कब, 1927 में। किसके द्वारा किया गया था, RL स्टाइन के द्वारा। ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चन्हुदड़ो की, तो ये है सिंधु नदी के तट पर चन्हुदड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। और ये इसका उत्खनन किया गया था 1931 में। और ये है कहाँ पे, तो ये है सिंध पाकिस्तान में और इसका उत्खनन किया गया था 1931 में। किसके द्वारा, NG मजूमदार के द्वारा। किसका, चन्हुदड़ो का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगपुर की, तो रंगपुर ये मादर नदी पर स्थित है। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसका उत्खनन किया गया था SR राव के द्वारा 1954 में। और ये कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद में, मतलब कि भारत में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोट दीजी की, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1955-57 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था फजल अहमद खां के द्वारा। कहाँ पर, सिंध पाकिस्तान में स्थित है कोट दीजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ किस नदी पर है, सतलज नदी पर। सतलज नदी जो कि पंजाब में बहती है, तो रोपड़ कहाँ हुआ, ये हुआ पंजाब में। और इसका उत्खनन किया गया था YD शर्मा के द्वारा 1953 में। और यह है कहाँ पे, यह है पंजाब, भारत में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा ये घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन किया गया था BV लाल और BK थापर के द्वारा 1961 में। कालीबंगा है कहाँ पर, यह है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है कालीबंगा कहाँ पर है, पूछा गया है, तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोथल किस नदी पर है, भगुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका उत्खनन किया गया था SR राव के द्वारा 1955-62 में। और यह है कहाँ पर, तो ये है अहमदाबाद, गुजरात में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रंगपुर, वो भी अहमदाबाद, गुजरात में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आलमगीरपुर की, जो कि भारत में है। ये हिंडन नदी पर स्थित है और ये 1958 में YD शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और यह है कहाँ पर, आलमगीरपुर, UP मेरठ में है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा का उत्खनन किया गया था 1972-75 में। और यह है कहाँ पर, तो यह है कच्छ, गुजरात में। और जगतपति जोशी के द्वारा 1972-75 में इसका उत्खनन किया गया था। किसका, सुरकोटदा का। नेक्स्ट बात करेंगे बनावली की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जो बनावली है ये प्राचीन सरस्वती नदी, जिसे रंगोई नदी के नाम से भी जाना जाता है, उस नदी पर स्थित है। और ये इसका उत्खनन 1973 में किया गया था। बनावली कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। बनावली कहाँ है, ये है हरियाणा में। और RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धौलावीरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा का उत्खनन भी RS बिष्ट के द्वारा किया गया था 1991 में। और ये भी कहाँ है, कच्छ, गुजरात में है। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक कल्चर की। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेदों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं 4 प्रकार से, कौन कौन से, तो ये होता है पहला तो ऋग्वेद,
फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। चारों वेद बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि वेद में, तो वेद के उपवेद भी होते हैं और ये किस लिए जाना जाता है, कौन सा वेद किस लिए संबंधित है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, यह है आयुर्वेद। और ये संबंधित किससे है, तो ऋग्वेद संबंधित है चिकित्सा से। यदि हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद का जो उपवेद है यह है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऋग्वेद का है आयुर्वेद और आयुर्वेदा में क्या होता है, इलाज होता है। तो हम लोग आयुर्वेद से समझ सकते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। और जो ऋग्वेद ये किस लिए विशेष से संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सा से। तो आयुर्वेद किससे संबंधित होता है, आयुर्वेदिक हम लोग दवाइयाँ भी खाते हैं, तो ये संबंधित है चिकित्सा से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सामवेद की। तो सामवेद का उपवेद क्या है, ये है गंधर्व वेद। क्या, गंधर्व वेद। साम, सा से संगीत कला। कुछ भी करके आप लोग बस याद रखिएगा कि सामवेद संबंधित है संगीत से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद। क्या, यजुर्वेद। इसका उपवेद क्या है, यह है धनुर्वेद। तो क्वेश्चन में यदि है धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो यह है यजुर्वेद का। और धनुर्वेद किससे संबंधित है, ये युद्ध कला से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की, जिसका उपवेद कौन कौन सा है, शिल्प वेद भी है और ब्रह्मवेद भी है। और अथर्ववेद जो है ये शिल्प से संबंधित कला का ज्ञान है। और यदि क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि टोना टोटका टाइप चीज़ें भी किस वेद में है, तो ये अथर्ववेद में ही है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे महाजनपदों के उदय की, मतलब कि इमरजेंस ऑफ महाजनपद, जिसमें कितने महाजनपद हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 16 महाजनपद हैं। कब से कब तक, 600 से लेके 325 ईसा पूर्व। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है। और इसके अनुसार जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, वहाँ पे 6 महाजनपद यानी कि क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे। किस निकाय से, किस जगह से हमें जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो पहले हम बात करेंगे काशी महाजनपद। काशी सबको पता है, काशी की राजधानी क्या थी, ये वाराणसी थी। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु, यहाँ पे भी कुरु र है और यहाँ पे भी इंद्रप्रस्थ है। तो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ। अब हम बात करेंगे अंग। अंग की कैपिटल क्या थी, ये थी चंपा। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस में मिलाने को आता है। तो महाजनपद और इनकी कैपिटल्स को अच्छे से याद रखिएगा। कुछ बात करेंगे मगध की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। नेक्स्ट है वज्जी संघ, जिसकी कैपिटल थी वैशाली। व से वज्जी संघ या व से वैशाली। नेक्स्ट है मल्ल। मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनारा या फिर पावत, जो कि आज का कुशीनगर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेद की। तो चेद की राजधानी थी शुक्तिमती। और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। नेक्स्ट बात करेंगे कौशल। कौशल 2 भागों में विभाजित था, एक तो उत्तरी कौशल, दूसरा था दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचाल की। पांचाल में भी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछन और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। नेक्स्ट बात करेंगे मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और शूरसेन की राजधानी थी, जो आज का मथुरा है, ये राजधानी हुआ करती थी शूरसेन की। मतलब कि मथुरा क्या है, ये महाजनपद था तब। नेक्स्ट बात करेंगे अश्मक की। और अश्मक की राजधानी थी पाटन या फिर पोटली। और अवंती में भी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी थी राजपुर या फिर हाटक। अब हम लोग प्रमुख जैन, बौद्ध और भागवत तथा शैव धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड भागविज्म और शैविज्म के बारे में। तो पहले बात करेंगे जैन संगीति की, मतलब जैन सभा की। पहली जैन सभा कब हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कब, 322 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व के बीच में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये रहे हैं स्थूलभद्र। और इसमें हुआ क्या था, तो इसमें जो जैन धर्म था, इसके प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। और जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द्वितीय की। तो द्वितीय कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी द्वितीय जैन सभा वल्लभी, जो कि गुजरात में है, 513 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष होते हैं देवर्धि क्षमा श्रमण। और इसमें जो धर्म ग्रंथ थे, यानी कि कुल 11 अंगों, इनका अंतिम रूप से संकलन करके इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है, श्वेतांबर और दिगंबर।
अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में हुई प्रमुख बौद्ध संगीतियों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। बात करते हैं बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, तो जिसमें पहली हुई थी राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन होता है? महाकश्यप होता है। और इसका शासक कौन होता है? तो ये होता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैशाली की, और इसका आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं साबक मीर। और थर्ड बात करेंगे पाटलिपुत्र की, जो कि 250 ईसा पूर्व में होता है अशोक के टाइम पर, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगालिपुत्र तीस। लास्ट फोर्थ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुंडल वन में होता है और ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, और ये कनिष्क के टाइम पर होता है। कहाँ पे? कुंडल वन कश्मीर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला होता है पहला होता है राजगृह में, सेकंड वैशाली में, थर्ड इज पाटलिपुत्र एंड फोर्थ वन इज कुंडल वन। तो याद रखिएगा रावे पैक मतलब राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य की, जिसमें हम पहले बात करेंगे गुप्तकालीन प्रमुख पदाधिकारियों की। तो जिसमें जो महाबलाधिकृत होता था गुप्त काल में, वो क्या होता था? वो सेनापति कहलाता था। और जो गुप्त काल में युद्ध और न्याय का मंत्री होता था, यानी कि जो न्याय का मंत्री कौन होगा? न्यायाधीश ही तो होता है, वो क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में उसे महादंड नायक कहा जाता था। नेक्स्ट यदि हम बात करें सर्वाध्यक्ष कौन होता था, तो जो राज्य के सभी केंद्रीय विभाग थे उनका प्रमुख अधिकारी वो क्या कहलाता था? वो सर्वाध्यक्ष। सर्वा मतलब सभी का, अध्यक्ष सर्वाध्यक्ष मतलब राज्य के जो सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी था। और जो राजकीय कोष होता था उसका प्रमुख कौन होता था? तो वो होता था महाभंडाराधिकृत। भंडार क्या होता है? भंडार गृह नॉर्मली क्या होता है? अनाज रखने की जगह होती है। और महाभंडार मतलब राजकोष, राजकीय कोष, राज्य से रिलेटेड है इसलिए महा हो जाएगा। तो बस आप लोग कुछ भी न्यूमेरिक बना के बस याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? तो उसे कहा जाता था ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण ये क्या कहलाता था? भूमि कर वसूलने वाला। यहाँ पे भी क्या है? कर है, यहाँ पे भी कर है, तो ध्रुवाधिकरण बस याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें यदि महाछपटलिक कौन होता था, तो ये दस्तावेजों और राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। यानी कि जो दस्तावेज होते थे और जो राजाज्ञा होते थी उनको जो लिपिबद्ध करता था वो अधिकारी क्या कहलाता था? महाछपटलिक कहलाता था। और यदि हम बात करें भूमि आलेख को सुरक्षित करने वाला अधिकारी कौन होता था, तो वो होता था करड़िक। कर से रिलेटेड क्या है? भूमि, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा क्या जो, तो भूमि आलेख को सुरक्षित करने वाले अधिकारी कौन होता था? ये होता था करड़िक। और जो दान विभाग का अधिकारी होता था वो क्या होता था? अग्रहारिक। नेक्स्ट हम बात करें न्यायाधिकरण, ये भूमि विवाद का निपटारा करने वाला होता था। अश्वसेना का प्रमुख कौन होता था? तो ये होता था अटाशोपति। और गज सेना का जो प्रधान होता था, गज मतलब जो हाथी सेना का प्रधान होता था, इसे कटुक या फिर महापीलुपति कहा जाता था। और युद्ध में प्राप्त की गई या फिर हस्तगत संपत्ति का लेखा रखता था। युद्ध में प्राप्त की गई तथा हस्तगत जो भी संपत्ति होती थी उसका लेखा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसे युक्त पुरुष कहा जाता था। और पुरपाल कौन होता था? तो ये नगर का प्रधान अधिकारी होता था, तथा पुस्तपाल ये कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। अब हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्यकार व प्रमुख नाटककारों की। तो इसमें पहले बात करेंगे कालिदास की। इनकी प्रमुख रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम जो कि संस्कृत में है। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विशाख दत्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, किसका? विशाख दत्त का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारवी की। तो इन्होंने रचना की है किरातार्जुनीयम की, और मृच्छकटकम ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। और बात करें यदि हरसेठ की, तो इन्होंने रचना की है इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक रहे हैं ये। और विष्णु शर्मा इनकी प्रमुख रचना है पंचतंत्र, तथा आर्यभट्ट ने रचना की है सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियम की। नेक्स्ट यदि हम बात करें
नेक्स्ट यदि हम बात करें वराह मिहिर की, तो इनकी प्रमुख रचना है पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक तथा लघु जातक। और वाघ भट्ट की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है अष्टांग हृदय। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी व उनके कार्यों की। तो जो सल्तनत काल में वकील दर होता था, इसका कार्य क्या होता था, तो ये शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था तथा जो अमीर हाजिब होता था, जिसे बारबक भी कहा जाता था, या दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। नेक्स्ट यदि हम बात करें सर ए जादार, ये सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रधान था और अमीर बहर या आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का प्रबंध करता था। और जो शाही नौकाएं थी, इनका प्रधान भी था कौन, अमीर बहर। नेक्स्ट है अमीर मजलिस। मजलिस मजलिस क्या होता है, उत्सव, भीड़ लगना, तो यह सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। नेक्स्ट बात करेंगे शाहनाए मंडी क्या था, तो ये बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। मंडी से ही याद रखिएगा, ये बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है मजमुआदार, ये राजस्व का आय व्यय ठीक करता था। और जो मतरशरीफ था, ये शाही कारखानों की देखभाल करता था। तथा बरीदे मुमालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूचनादाता और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में जो खजीन था या खजांची था, और सल्तनत काल में न्याय विभाग का प्रमुख था कौन, काजी उल कुजात। तथा धर्म की व्याख्या कौन करता था, मुफ्ती। और अमीर दाद की बात करें तो यह बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट होता था। तथा कोतवाल की बात करें तो यह शहरों में शांति की व्यवस्था करता था। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ सल्तनत पीरियड, प्रमुख रचना और उनके रचनाकार की बात करें तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचना है मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली तथा तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह, सिपीहर, ये सभी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। यदि हम बात करें राणा कुंभा की, तो इनकी प्रमुख रचना में है संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर। सभी संगीत से जुड़े हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फुतूह उल सलातीन, ये जो है अब्दुल मलिक इसामी की रचना है। और सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने रचना की है ताजुल मासिर की। तो पूछा गया है क्वेश्चन में ताजुल मासिर की किस तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि ताजुल मासिर किसकी रचना है, तो ये हसन निजामी की रचना है। और जाउद्दीन बर्नी ने रचना की है तारीख़ फ़िरोज़ शाही की। तथा मिनहाज उस सिराज के द्वारा रचना की गई है तबकाते नासरी की। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने रचना की है फुतुहाते फ़िरोज़ शाही। तथा याहया बिन अहमद द्वारा रचना की गई है तारीख़ मुबारक शाही की। अब हम लोग मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले बात करेंगे मुग़ल कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। तो पहले जो होता था मीर ए अर्ज, ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी होता था। और मीर ए बहर, बहर क्या होता था, जो जल सेना होती थी उसका प्रमुख होता था। और मीर ए तोजक, ये क्या होता था, तो ये धर्मानुष्ठान अधिकारी होता था। तथा मीर ए बर्र क्या होता था, तो ये वन विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट बात करेंगे नाजिर ए बयूतात क्या होता था, तो ये शाही कारखानों का अध्यक्ष होता था। और वाक्यानवीस कौन था, तो ये समाचार लेखक होता था। तथा गुप्त पत्र लेखक कौन होता था, तो ये खुफिया नवीस था। और स्वानिध निगार, ये राज्यों को समाचार मतलब कि आदेश प्रेषित करने वाला अधिकारी होता था। हरकाराय, ये भी संदेशवाहक और जासूस होता था। तथा वितिक्षी इंपॉर्टेंट है, ये दरबारी घटनाओं का प्रमुख लेखक था। नेक्स्ट यदि हम बात करें परवानची की, तो ये सरकारी आदेश प्रेषक था। और मुशरिफ, ये राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला प्रमुख अधिकारी था। अब हम लोग बात करेंगे मेडाइवल आर्किटेक्चर की, मतलब कि मुगल कालीन प्रमुख इमारतें की। कौन सी इमारत कहाँ है और किसके द्वारा बनाई गई है, पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे शेर शाह का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है, निर्माण कराया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। पुराना किला दिल्ली में है, ये भी निर्माण कराया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। तथा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, और इसका निर्माण कराया गया है अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का न्यूज़ में रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसका निर्माण कराया है जहांगीर ने, जो कि अकबर के पुत्र हैं। नेक्स्ट है एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसे समेत सफ़ेद संगमरमर के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। ये आगरा में है और इसका निर्माण कराया गया था नूरजहाँ, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल किले की, तो ये दिल्ली में है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। और जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है, ये भी निर्माण कराया गया है शाहजहाँ के द्वारा।
और नेक्स्ट है जामा मस्जिद जो कि आगरा में है। ये दोनों जामा मस्जिद याद रखिएगा, एक दिल्ली में एक आगरा में। दिल्ली वाले का निर्माण कराया शाहजहाँ ने और आगरे वाले का निर्माण कराया गया है जहाँ आरा बेगम ने। तथा ताजमहल आगरा में है, ये भी निर्माण कराया है शाहजहाँ के द्वारा। और अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इसका निर्माण कराया है इब्राहिम शाह शर्की ने। अब हम लोग मुगल कालीन प्रमुख चित्रकला, संगीत और साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले बात करेंगे फैजी जो कि अकबर का राज कविता, इनकी रचना है। मसअद अनवर, मिरातु संसफा तथा तबाशिर ए शुभ इनकी उपाधि थी। नेक्स्ट बात करेंगे जेबुन निसा की, इन्होंने रचना की है दीवानी मखफी की और अबुल फजल के द्वारा रचित है। अकबरनामा तथा आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी पूछा गया है, इन्होंने रचना की है बादशाह नामा की। और नेक्स्ट है मोहम्मद साकिब मुस्तैद खां की, तो इन्होंने रचना की है मासिर आलमगीरी की। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, इसकी रचना की गई है गुलबदन बेगम की जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट है तज़किरात उल वाक़ियात, इसकी रचना की है जौहर आफ्ताबजी ने तथा निजामुद्दीन के द्वारा रचना की गई है तबकाते अकबरी। और अब्दुल कादिर बनायूनी ने रचना की है मुंतखब उल तवारिक की तथा मोहम्मद हसन के द्वारा रचना की गई है मीरात अहमदी। और नक्श ए दिल खुशा ये रचित है भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा तथा फुतवाते आलमगीरी ये रचित है ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे बाबर की, इन्होंने रचना की है तुझ के बाबरी की और ये इसका फारसी में अनुवाद किया गया है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे तुझ के जहांगीरी, ये भी रचना की गई है जहांगीर के द्वारा और अब्दुल हक ने रचना की है अकबर उल अखियार की तथा मोहम्मद गौस के द्वारा रचित है गुलजार ए अबरार। पहले हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, जिसमें पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट तथा इंदु प्रकाश, इसके संस्थापक थे गोविंद रानाडे। और बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था केसरी और मराठा का। और महात्मा गांधी, इन्होंने नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है एनी बेसेंट की, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा बस स्टैंडर्ड आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है। अब हम लोग प्रमुख किसान, मजदूर तथा निम्न जाति आंदोलन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था 1783 में। और इससे प्रभावित क्षेत्र था रंगपुर और दिनाजपुर। इसके नेतृत्व कौन थे, तो इसके नेतृत्व थे धीरज नारायण। तो रंगपुर विद्रोह का कारण क्या था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया जिसका बोझ जो है किसानों पर पड़ा, इसलिए रंगपुर मतलब बंगाल में विद्रोह किया गया। नेक्स्ट है नील विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1859 से 60 के बीच में। ये इसका प्रभावित क्षेत्र था बंगाल में और ये शुरू किया गया था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के द्वारा। और इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो किसान थे उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। नेक्स्ट बात करेंगे बिजोलिया की, ये हुआ 1905 से 13 के बीच में मेवाड़ में, राजस्थान में। और ये शुरू किया गया था सीताराम दास भूप सिंह उर्फ पथिक या मणिकलाल वर्मा। और इसका कारण ये था कि किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण 1917 में हुआ था, इससे प्रभावित क्षेत्र था चंपारण, रामनगर, मोतिहारी और बेतिया तथा मधुबनी। ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह ही चंपारण था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या था कि जो तिनकठिया प्रणाली थी तथा शहर बेशी मतलब कि लगान वृद्धि और तवान क्या था, एक मुश्त मुआवजा, इन सभी के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था चंपारण आंदोलन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा कहाँ, गुजरात में हुआ था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि जो फसल बर्बाद हो गई थी इसके बाद भी सरकार मालगुजारी वसूल कर रही थी और अंग्रेजों के द्वारा इसे बाद में माफ़ भी कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे मोपला विद्रोह 1921 में, मालाबार मतलब कि केरल का क्षेत्र। और इसके प्रमुख नेता थे याकूब हसन, गोपाल मेनन तथा पी मोइनुद्दीन कोया। ये इसकी शुरुआत का कारण क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुगारड़ी के मस्जिद पर छापा मारा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे बारदोली सत्याग्रह 1928 में, और ये सूरत का बारदोली तालुका जिला था तथा ये शुरुआत की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मतलब कि इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और इसका कारण ये था कि लगान में बढ़ोतरी हुई थी तथा हाली पद्धति यानी बदुआ मजदूरी के कारण शुरू किया गया था बारदोली सत्याग्रह। अब हम लोग प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे।
पहले बात करेंगे प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की, तो पहला है ब्रह्म समाज। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, स्थापना हुई थी 1839 में और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है आर्य समाज, स्थापना हुई थी 1875 में और स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे देव समाज की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1887 में और स्थापित किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसकी स्थापना की गई थी मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अलकाट के द्वारा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था तथा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था और सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 में किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बरू के द्वारा तथा विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था 1856 में किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। तो इन सभी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग पॉलिटी के सभी फैक्ट प्लस प्री वाई क्यू को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसके पहले भी हम लोगों ने हिस्ट्री के PYQ को डिस्कस किया है, यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।